नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेवन्थ हाउस के बारे में। देखिए, जो सातवां घर है, इसको कलात्र भाव भी बोला गया है, दार भाव भी बोला गया है। उसकी वजह ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सेवन्थ हाउस से किसी भी चार्ट में देखते हैं, वो जनरली मैरिज या स्पाउस है, उसको देखा जाता है। इस वजह से जो सेवन्थ हाउस है, इसको कलात्र भाव या दारा भाव भी नाम दिया गया है। अब देखिए, जो सातवां घर है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो सातवां घर जो है, ये जो हमारे चार केंद्र हैं उनमें से एक केंद्र भी है। और इस वजह से ये घर जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस गेन कर लेता है। अब देखिए, जो लगन है उसको उदय भी बोला जाता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया है लगन को। लगन, अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो जो लगन है, वो पॉइंट है जो ईस्ट में राइज कर रहा है जब भी किसी भी जातक का जन्म होता है। तो जो वेस्टर्न पॉइंट हुआ उस टाइम पे, वो सेवन्थ हाउस हो जाता है। इस वजह से जो सातवां भाव है उसको अस्त भी कहा गया है, यानी कि जो उदय हो रहा है ये उसका अस्त पॉइंट है। इसीलिए जो चीजें भी लगन रिप्रेजेंट करता है, उन सारी चीजों का जो अंत है, यानी जो सेट होना है, अस्त होना है, वो हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। इसी कारण सातवां घर जो है वो मारक स्थान भी बनता है, और जो सेवन्थ लॉर्ड है वो मारक प्लैनेट होता है, और हम डेथ भी इस घर से और इस प्लैनेट से देखते हैं। एक और चीज देखिए, सेवन्थ हाउस जो है, ये छाया घर भी माना गया है। ये छाया घर के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, और मैंने ऐसा बोला था अपने किसी वीडियो में कि जब हम सेवन्थ हाउस पे आएंगे तो हम इसके बारे में बात भी करेंगे। देखिए, थोड़ा सा ये एडवांस कंसेप्ट है ज्योतिष का। और जो छाया है, यानी कि हमारी जो शेडो है, वो हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। तो आप किसी भी घर को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसकी जो छाया है, वो आप सेवन्थ हाउस से देख सकते हैं। इसी कारण देखिए, अब लगन जो है वो हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम किस प्रकार से ड्रेस होते हैं, हम किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं सब लोगों को, वो चीज़ को लगन से हम देखते हैं। इसी कारण छाया होने की वजह से जो सेवन्थ हाउस है, उससे हम हमारा पब्लिक अपीयरेंस देखते हैं। यानी कि हम लोगों को एज अ पर्सन अगर मैं कहूँ तो मुझे लोग किस प्रकार से परसीव कर रहे हैं, किस प्रकार से मेरे को देख के वो मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं, वो हम सेवन्थ हाउस से इसी कारण देखते हैं। तो इसलिए सातवां घर जो है, ये मैं मानूंगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, हमेशा हमारे को ये ध्यान देना चाहिए, किसी भी कुंडली में किसी की भी अगर ज़िंदगी अच्छी जानी है तो उसके लिए जो लगन है वो हमेशा सातवें घर से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तभी ऐसे लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहेगी, उनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। सेम प्रिंसिपल आप दूसरे घरों के ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि अगर भी कभी भी आप किसी घर की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, कि कोई भी घर, चाहे उनका कर्म स्थान हो या उनका सुख स्थान हो, किसी भी घर को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा जो उसका सेवन्थ हाउस है उसकी स्ट्रेंथ को देखो। अगर ये घर सेवन्थ से ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको उस घर के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं ज्योतिष के, जो मैं जिनके ऊपर थोड़ा सा टच अपॉन करना चाह रहा था जब हम सातवें घर की बात कर रहे थे। तो अब हम सातवें घर के ऊपर वापस आते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सबसे पहले तो जो एक जनरल सबसे कॉमन चीज़ है जो सब लोग जानते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। वो ये कि जो सेवन्थ हाउस है, ये हमारे रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी वाइफ को, यानी हमारे स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, उसको भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। हमारी पार्टनरशिप्स, हम किस प्रकार इंटरेक्ट करने वाले हैं अपने पार्टनर्स के साथ, वो सारी चीज़ें भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। तो इस वजह से सेवन्थ हाउस जो है, ये रिलेशनशिप्स, आपका स्पाउस, आपके पार्टनर्स, इन चीज़ों को
रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो पहली एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेशन हो गई। अब जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो देखिए, शादी के लिए जो कारक है वो शुक्र है। और जैसा आप लोगों ने और वीडियोस में भी देखा होगा और सुना होगा कि वीनस जो है, हम उसको शादी का कारक मानते हैं, और 7th हाउस की स्ट्रेंथ के साथ हमारे को हमेशा शुक्र की स्ट्रेंथ और उससे 7th हाउस की स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए जब हम किसी की भी शादी देख रहे हैं। बट इसमें हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वीनस है वो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल जो है शुक्र का, ये हमेशा मेल चार्ट्स में आप लागू करेंगे। जब आप फीमेल चार्ट्स के ऊपर आते हैं, जहाँ पे फीमेल हॉरोस्कोपी की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। और हमारे को फीमेल चार्ट्स के अंदर जो कारक है शादी के लिए, जो हस्बैंड का कारक है, वो जुपिटर है। तो इसलिए हमारे को हमेशा जब हम फीमेल चार्ट्स को देख रहे हैं तो जुपिटर की पोजीशन देखनी चाहिए और उससे 7th हाउस देखना चाहिए उनके शादी को और डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो ये तो हो गई वाइफ के बारे में। तो देखिए, बाकी इसमें जो हम लोगों ने पहले भी बात की है वो सब जनरल प्रिंसिपल्स लगेंगे कि अगर आपको किसी की शादी देखनी है तो आप 7th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट्स देखोगे, मेलेफिक्स हैं कि बेनिफिक्स हैं, 7th हाउस में क्या प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, मेलेफिक्स प्लेस्ड हैं या बेनिफिक्स प्लेस्ड हैं, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 7वां लॉर्ड जो है, उसके किन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएशन है, वो 7th से किस घर में प्लेस्ड है। ये सारी चीज़ें देख के आप, जो हम जनरल बात करते हैं, उससे आप किसी की मैरिज के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं हमेशा। तो वो तो वही कॉमन जो हम प्रिंसिपल्स अपने हर वीडियो में बात करते हैं, उन्हीं को आप यूज़ करके शादी को देख सकते हैं। तो एक तो हमने बात करी शादी की, जो हम 7वें घर से देख सकते हैं। इसके अलावा जो 7th हाउस है, वो शादी के अलावा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी पहले भी बताया, कि मारक स्थान है और डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट, यहाँ लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि 7th, जैसे मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, तो वो अस्त है, लगन का अस्त है। इस वजह से वो एक मारक भाव भी है और हमें डेथ या डेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको बोलते हैं, जो आने वाली हैं, वो भी हम 7th हाउस से देख सकते हैं। इसके लिए हमारे को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर 7th हाउस में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उसकी दशा आ रही है, तो हमारे को ध्यान से देखना चाहिए उसके ऊपर, उस प्लैनेट के ऊपर किस तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, और उसको देख के ही हम निकाल सकते हैं कि ये दशा प्रॉब्लम्स देगी कि नहीं देगी। अब एक चीज़ और, जब भी आप डेथ स्टडी कर रहे हैं तो कभी एकदम से इस चीज़ के ऊपर जंप ना करें कि 7वें की दशा आ रही है तो ऐसे आदमी के लिए ये खराब है और डेथ हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेथ जो है वो जब आयु पूर्ण हो जाती है उस समय आती है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। तो इसलिए एज कैलकुलेट करने के बाद ही जब 7th की दशा आ रही है तो आप उसको डेथ के साथ जोड़ सकते हैं, सीधा दशा आने पे नहीं जोड़ सकते। हाँ, बट अगर 7th में जो प्लैनेट प्लेस्ड है वो एफ्लिक्टेड है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं 7वें की दशा में। तो वो हमारे को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए मतलब एक शास्त्रीय मत ये भी है कि जब भी 7th हाउस में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उनकी दशा आए तो आदमी को नवग्रह शांति करा लेनी चाहिए, ताकि उनको प्रॉब्लम्स या जो कष्ट हैं, कष्ट आने वाले हैं लाइफ में, वो ना आए, बिकॉज ये अस्त भाव है लगन का। तो इसलिए बॉडी के लिए कष्ट 7वें की दशा दे सकती है। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। तो अभी हमने 7th हाउस की 2 सिग्निफिकेशंस के बारे में बात कर लिया। एक हमने शादी की बात करी, दूसरी हमने उसका मारक होना, इसकी हमने बात करी। 7वां घर जो है, उससे हम किसी भी इंसान का पब्लिक अपीयरेंस भी देखते हैं। जैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया कि उसको पब्लिक में वो कितना फेमस होगा या नहीं होगा, ये भी हम 7th हाउस से देखते हैं। अब इसको स्टडी करने के लिए हमारे को 7th लॉर्ड का या 7th हाउस का एसोसिएशन मरकरी के साथ देखना पड़ेगा, वीनस के साथ देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्लैनेट्स हैं, ये हम किस प्रकार बिहेव करते हैं पब्लिक में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। और इसके अलावा और जो फेम के कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, जैसे गज केसरी योग हो गया और इस प्रकार के
और भी पंच महापुरुष योग हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी स्टडी करने चाहिए और उससे हमें देखना चाहिए कि किसी आदमी को या किसी जातक को फेम मिलेगा लाइफ में कि नहीं मिलेगा। तो वो भी हम सेवन्थ हाउस से देख सकते हैं। अब सेवन्थ हाउस से जब हम पब्लिक अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार पब्लिक में बिहेव करते हैं या लोग आपको किस प्रकार से समझते हैं, वो हम सेवन्थ हाउस से देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी के सातवें के अंदर राहु प्लेस्ड होगा, एग्जांपल लेते हैं हम, सिर्फ राहु है, एफ्लिक्शन कुछ नहीं है उस पर, तो लोग उनको थोड़ा मॉडर्न समझेंगे। कभी भी कहीं पे भी वो आपको पब्लिक में दिखेंगे ऐसे लोग, तो उनका जो ड्रेसिंग होगी वो दूसरे लोगों से डिफरेंट होगी। मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर वो मंदिर गए हैं तो आपको दिखेगा कि वो जीन्स में है, टी शर्ट में है, तो लोगों को उनको देख के एक परसेप्शन जो बनेगी वहाँ पे, वो ये बनेगी कि यार ये तो आदमी रिलीजियस है ही नहीं है, तो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न है। बट ज़रूरी नहीं है ऐसा। हो सकता है वो अंदर से मॉडर्न नहीं हो, काफ़ी धार्मिक हो, बिकॉज रीज़न उसका ये है कि उसके लगन में केतु है, तो वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करेगा। तो ये वन ऑफ दी एग्जाम्पल्स है। अब अगर सपोज कीजिए सेवंथ में सैटर्न प्लेस्ड है और उनकी शनि की दशा लग गई। अब शनि जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, एक सैटर्न की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप आकाश में देखोगे तो सैटर्न जो है वो अलोन घूम रहा है, अकेला घूम रहा है। बिकॉज अगर आप बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के डिस्टेंसेस देखो तो जो सैटर्न का डिस्टेंस है वो सन से सबसे दूर है। यहाँ पे मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं यूरेनस नेपट्यून को नहीं लूँगा। हम शनि तक की ही बात करेंगे, क्योंकि वैदिक में हम इन्हीं ग्रहों को देखते हैं। तो शनि जो है लास्ट प्लैनेट है, ग्रह है, सॉरी प्लैनेट वर्ड भी गलत है यहाँ बोलना, वो ग्रह है, लास्ट ग्रह है, और वो सबसे दूर है, अकेला वो ब्रह्मांड में चक्कर काट रहा है। तो इस वजह से जो शनि है वो सेक्लूजन में रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। तो शनि की दशा आएगी और वो सेवंथ में बाई चांस प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग जो हैं वो पब्लिकली अपीयर होना इतना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा अपने आप अकेले में ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप प्लैनेट वाइज प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं और आप उससे उनके पब्लिक अपीयरेंस में या वो पब्लिक में किस प्रकार से बिहेव करते हैं उसको स्टडी आप कर सकते हो सातवें घर से। इसके अलावा सेवन्थ हाउस जो है वो आप ये समझिए सौभाग्य जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा बड़े बूढ़े जो है वो सौभाग्य का आशीर्वाद दिया करते थे। ये मतलब ट्रेडिशन में था ये चीज़। आजकल इस तरह के आशीर्वाद कोई नहीं देता, क्योंकि अगर आप दोगे भी तो लोग उसको थोड़ा मतलब पुराना समझते हैं, कहते हैं ये बंदा जो है पुराने ख्यालातों का है। बट सौभाग्य का आशीर्वाद दिया जाता था। तो देखिए सातवां भाव जो है वो सौभाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। उसकी वजह यह है कि जो सेवन्थ हाउस है वो आपके भाग्य के घर से 11वां है, यानी वो भाग्य का लाभ है। इस वजह से जो सेवन्थ हाउस है वो सौभाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्रूटिफिकेशन ऑफ लक। आपको आपकी लक कम कब चमकने वाली है, आपका भाग्य कब उदय होगा, वो आप सेवन्थ हाउस से देख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बोला सेवन्थ हाउस की दशा में कष्ट आ सकते हैं, उसी प्रकार सेवन्थ हाउस में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं या सेवन्थ लॉर्ड जहाँ पे प्लेस्ड है, अगर अच्छा प्लेस्ड है तो उसकी दशा में आपका लक जो है वो जाग भी सकता है। तो जब भी आप सातवें घर को स्टडी कर रहे हैं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सेवन्थ हाउस में क्या प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। अगर वहाँ पे सेवन्थ हाउस में कोई अच्छे योग बन रहे हैं आपके और उसकी दशा स्टार्ट हो जाती है, और कोई राजयोग बन रहा है सेवन्थ हाउस में और उसकी दशा स्टार्ट हो गई, तो आपके लिए वो भाग्य उदय हो सकता है वहाँ पे। तो हम भाग्य उदय को भी सातवें घर से इसलिए जोड़ लेते हैं और हम इसको यहाँ पे देखते हैं। अब एक और चीज़ है, अगर आपने मेरे फॉरेन ट्रैवल के वीडियोस देखे होंगे विदेश यात्रा वाले, तो मैंने वहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट में सेवन्थ हाउस को भी जोड़ा है। अगर उसका कॉम्बिनेशन 12th साथ बन रहा हो, 9th साथ बन रहा हो, 3rd साथ बन रहा हो, तो उसकी वजह ये है कि अगर आप भवात भावम के प्रिंसिपल पे चलेंगे तो सेवन्थ हाउस जो है फोर्थ फ्रॉम फोर्थ है, चौथे से चौथा स्थान है। इस वजह से जो सेवन्थ हाउस है वो सेटलमेंट अब्रॉड को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे अगर सेवन्थ हाउस के आप
जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उनको देखेंगे, तो अगर वहाँ पे 12th के का कोई लिंक बन रहा है, 4th लॉर्ड 12th लॉर्ड बैठ रहे हैं 7th हाउस में, या यहाँ पे 3rd 4th का संबंध बन रहा है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस अगर आप स्टडी करोगे, 9th के साथ अगर 7th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, साथ में 12th भी जुड़ गया, तो इस तरह के अगर आप कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7th हाउस में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं या 7th लॉर्ड जिनके साथ प्लेस्ड है उसकी दशा चल रही है, तो आदमी फॉरेन सेटल हो सकता है। तो हाँ, इस चीज़ को भी आप स्टडी कीजिए। बाकी इसके ऊपर मैंने स्पेशली अलग विदेश यात्रा के ऊपर 2 वीडियोस बना रखे हैं, 2 पार्ट्स हैं उस वीडियो के। आप उनको अगर स्टडी करोगे, तो वहाँ पे मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात की है कि 7वां घर कितना इम्पोर्टेंट है जब हम फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ आप समझिए इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेशंस हो गई 7th हाउस की। अब देखिए केंद्रास की, अगर जैसे मैंने शुरू में बोला था कि 7वां घर भी एक केंद्र है, लेकिन इसको इतना अच्छा केंद्र नहीं माना जाता। मतलब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो 7th हाउस जो है वो सबसे, आप समझिए इन केंद्रास सबसे खराब केंद्र माना के है। उसकी वजह मैंने आपको एक तो बता ही दी है, क्योंकि एक तो वो लगन से 7th है, मतलब लगन का अस्त है, तो इसलिए वहाँ पे सिग्निफिकेशंस लॉस्ट होती हैं लगन की, तो इसलिए उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, इतना अच्छा केंद्र नहीं माना गया। इसके अलावा देखिए जो 7th हाउस है, अगर हम द्विस्वभाव लग्नों की बात करें, यानी कि जब आपका लगन जो है वो 3, 6, 9 या 12 हो, मतलब मरकरी के या जुपिटर के लगन जो हैं आपके, जिसमें आपके जेमिनी हो गया, विर्गो हो गया, सेजिटेरियस हो गया या मीन हो गया, ऐसे केसेस में क्या होगा, जो 7th हाउस है, एक तो 7th हाउस यहाँ पे बाधक घर बन जाता है। अगर आप इस प्रिंसिपल, अगर आपको ये पता हो, तो मूवेबल साइंस जब लगन होते हैं तो वहाँ 11th हाउस बाधक घर होता है। जहाँ पे स्थिर लगन होते हैं, फिक्स साइंस, वहाँ पे 9th हाउस बाधक स्थान बनता है, और द्विस्वभाव लग्नों में 7th हाउस बाधक स्थान हो जाता है। तो इसलिए स्पेशली जब भी हम द्विस्वभाव लगन की बात करेंगे तो वहाँ पे 7th हाउस जो है वो बाधक हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे एक तो 7th लॉर्ड बाधक हो गया, दूसरा उसके ऊपर केंद्राधिपति दोष लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बेनिफिक्स हैं। मरकरी इज अ बेनिफिक प्लैनेट, अगर वो बेनिफिक्स के साथ प्लेस्ड होगा उस कुंडली में, और जुपिटर तो है ही बेनिफिक प्लैनेट, तो इस वजह से इनके ऊपर केंद्राधिपति दोष भी लग जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे केसेस के अंदर हमारे को इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि 7th लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, किन प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है, क्योंकि नहीं तो उसकी जो अब दशा आएगी वो हो सकता है आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। तो जब भी इसको देखें तो आप ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान से स्टडी कीजिए। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स हुए 7th हाउस में। और इसके अलावा देखिए, अगर वैसे तो 7th हाउस और भी कई चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक और बार बार क्वेश्चन उठ के आता है मेरे पास सेकंड मैरिज के ऊपर। देखिए, अगर हम दूसरी शादी की बात करेंगे तो देखिए, दूसरी शादी होने के लिए सबसे पहले तो हमारे को चार्ट में एफ्लिक्शंस देखनी पड़ेंगी कि मैरिज पे एफ्लिक्शंस हैं कि नहीं है, शादी टूटने के योग। अब जहाँ पे शादी टूटने की बात आती है वहाँ 7th हाउस के अलावा 2nd हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो 7th का 8th हाउस है यानी 2nd हाउस, वो आपकी शादी की या पार्टनरशिप की लॉन्गिविटी है 2nd हाउस। इसलिए जब भी आप दूसरी शादी की बात करेंगे तो पहली चीज़ तो आपको मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे 7वें घर में या दूसरे घर में, वो ही मतलब मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस वजह से अगर ये हाउसेज एफ्लिक्टेड हैं, 2nd हाउस, 7th हाउस, इनके लॉर्ड्स भी एफ्लिक्टेड हैं, तो ही शादी टूटने का योग बनता है, और उसके बाद ही सेकंड मैरिज की बात आती है। तो इस वजह से आप जब भी सेकंड मैरिज देख रहे हैं तो इन दोनों हाउसेस को ज़रूर स्टडी कीजिए कि यहाँ पे क्या प्लैनेट्स हैं। बाकी सेकंड मैरिज की जब बात आती है तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं सेकंड हाउस से देखिए दूसरी शादी। मैंने जो इन प्रैक्टिस देखा है वो 9th हाउस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है दूसरी शादी के लिए।
क्योंकि 9th हाउस जो है 7 से 3rd है, इस वजह से दूसरी शादी के लिए 9th हाउस भी देखा जाता है। वहाँ पे भी आप जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो, और 9th हाउस को देख के भी आप देख सकते हैं कि दूसरी शादी किस प्रकार जाने वाली है। बाकी देखिए, सेकंड मैरिज की अगर हम बात करेंगे ना, तो वहाँ पे दशा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज जनरली देखिए, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होना एक अलग बात है, बट मैरिज स्पॉइल करने में मेजर जो रोल आता है वो दशा का आता है। अगर दशा खराब हो जाती है तो वहाँ पे शादी टूटने का योग बनता है। और अगर सपोज कीजिए कुछ मैरिटल डिस्कॉर्ड हुआ और वो दशा कंटिन्यू रही, खराब दशा 2 साल 3 साल, तो टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। और जब दशा खत्म हो जाती है उसके बाद आप देखेंगे अगर कि कोई प्लैनेट्स जो हैं वो वीनस के साथ एसोसिएटेड हो मेल चार्ट्स में, और फीमेल चार्ट्स में जुपिटर साथ एसोसिएटेड हो या जुपिटर हो, उनकी दशाएं आ रही हैं, और या जो प्लैनेट 7th को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लगन चार्ट में या नवांश चार्ट में, वहाँ पे उनकी दशाएं आ रही हैं, तो दोबारा से शादी होने का योग ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ पे जो हमारा जेमिनी कारकों में दारा कारक है, उसका रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसकी अंतर्दशा आ जाए और तब शादी होने के चांस ज़रूर बन जाते हैं। तो इस तरह के मतलब कुछ मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, हम जब सेकंड मैरिज को स्टडी करते हैं। तो देखिए, सेकंड मैरिज के ऊपर हम अलग से एक मैं ज़रूर वीडियो करूँगा, और तब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लेके मैं डिटेल में बात करूँगा। तो बाकी आज जैसे ये सीरीज़ हमने 7th हाउस पे शुरू की है, अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, मैं वो 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज़ में किस प्रकार है और उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके ऊपर मैं टच अपॉन करूँगा बाकी सीरीज़ के वीडियोज़ में। तो जो चीज़ें हो सकता है कुछ मैंने इस वीडियो में मिस कर दी हूँ 7th हाउस में, वो बाकी जो सीरीज़ आएगी उसमें भी मैं बात करूँगा, क्योंकि देखिए, मैं कोई बुक लेके तो यहाँ पे बताने बैठता नहीं हूँ, तो हो सकता है कि कोई चीज़ें मिस हो जाएं बताते हुए, बट मैं जब बाद में वीडियो देखता हूँ और मुझे ध्यान में आता है तो मैं तब नोट डाउन कर लेता हूँ, और जब हम प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज के ऊपर जाएंगे तब हम ज़रूर उन चीज़ों को भी टच अपॉन करेंगे। तो ये मेरे कुछ थॉट्स 7th हाउस के ऊपर। धन्यवाद।